Hello dear viewers, today we will discuss vapor pressure of liquid solutions or Raoult's law. So first you need to understand vapor pressure. Raoult's law को अंडरस्टैंड करने के लिए या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट वेपर प्रेशर इज, कि वेपर प्रेशर होता क्या है. तो वेपर प्रेशर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे ले आऊंगा. फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक वेसल है. दिस वेसल इज फिल्ड विथ अ वोलेटाइल लिक्विड. इसमें एक वोलेटाइल लिक्विड है. तो मान लो इसमें हमारे पास इथेनॉल है. तो पहले आप अंडरस्टैंड करें वेपर प्रेशर होता क्या है. ये इथेनॉल इस लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे टू गैसियस स्टेट. इसका मतलब ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में या वेपर फेज में. और ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, ये पहले ही नहीं होता. दिस फिनोमिनन एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम पे होता है. होता क्या है एक्चुअली, लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल चले जाते हैं गैसियस फेज में. एज यू नो द कंपोनेंट इज वोलेटाइल. और कुछ देर बाद ये गैसियस मॉलिक्यूल्स वापस आते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स में. सो होता क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, वेपर स्टेट में चले जाते हैं, वेपर फेज में चले जाते हैं. और एट द सेम टाइम वेपर फेज से मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं. इसका मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन या रेट ऑफ वेपराइजेशन, यहां पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स रेट ऑफ कंडेंसेशन. जहां पे दोनों प्रोसेसेस फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए तो वहां पे एक चीज एग्जिस्ट करती है. वी कॉल दैट एज इक्विलिब्रियम. आई एम टेकिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी. तो ये चीज जो है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. दिस इज द स्टेज व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. सो वेपर प्रेशर होते गया इसी फेज पे, इसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करें ऑन द सरफेस ऑफ द वेसल. यू नीड टू रिमेंबर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स. जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन सरफेस और ऑन वॉल्स ऑफ वेसल, ऑन टॉप ऑफ वेसल, तो वो जो प्रेशर है दैट्स कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. So vapor pressure की definition क्या होगी? I will write down the pressure exerted by vapors at कौन सी स्टेज पे? इक्विलिब्रियम स्टेज. सो हमने यही देखना है वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस का. लिक्विड सॉल्यूशन होता है कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं. सॉल्यूशन की डेफिनेशन है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करो तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर एक सॉल्यूशन है. शुगर वाटर या लेमन वाटर एक सॉल्यूशन है. शुगर वाटर में आप देखते हो शुगर जो है माइनर क्वांटिटी में होता है, दैट इज सोल्यूट, एंड वाटर वहां पे सॉल्वेंट एक्ट करेगा. तो दोज आर कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस. सो लिक्विड सॉल्यूशंस को पहले समझने से पहले हम आते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर. सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आपके पास एक और एग्जांपल आ जाएगी, ब्राइन मींस साल्ट वाटर. तो यहां पे इस ब्राइन में आपके पास साल्ट होता है प्लस होता है वाटर. साल्ट एक्ट करेगा एज सॉल्यूट एंड वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट. तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, these are called as solid liquid solutions because यहाँ solute जो है solid है और solvent जो है वो liquid है. तो यहाँ पे जो हमने अंडरस्टैंड करना है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे
वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ को। So be careful while we will discuss this topic, liquid liquid solutions. तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज वी हैव बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मींस जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। शुगर वाटर सॉल्यूशन जो है वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। साल्ट वाटर सॉल्यूशन जो है वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बिकॉज उसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट 1 भी है एंड वी हैव कंपोनेंट 2। अब सॉल्यूशन कैसे बनाएं? जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, तो वी विल फॉर्म ए सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब अब अगर आप इसको सोल्यूट मानोगे और ये 2 जो है ये होगा सॉल्वेंट आपका। But in this case we have both solute and solvent, these are liquids, so इन्हें कहते हैं हम liquid liquid solutions। यहाँ solute भी solid liquid है और solvent भी liquid है, that's why we call them as liquid liquid solutions। लेकिन ये चीज याद रखनी है आपने, जो हमारे पास इस टाइम solution है, ये एक वेसल है हमारे पास जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। एक वेसल में हमने दो कंपोनेंट्स को मिलाया हुआ है, लेकिन ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो है दीज आर ऑफ वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर का मतलब है इनका वेपर प्रेशर जो है, इनका जो रेट है वेपर फेज में जाने का वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू वाटर एंड पेट्रोल। अगर हम पेट्रोल और वाटर की बात करें, पानी की बात करें, तो दोनों को ओपन में रखते हैं विदाउट लिड, बिना ढक्कन के अगर रखा जाए तो हम देखते हैं कुछ देर बाद पेट्रोल जो है दैट विल एस्केप, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोल विल एस्केप। तो एस्केप का मतलब क्या, कहाँ जाता है वो? ये जो पेट्रोल है ये जल्दी कन्वर्ट होता है वेपर फेज में, एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होते हैं, दैट्स व्हाई इट पॉजेसेस हाई वेपर प्रेशर। तो ये वेपर्स में चला जाता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल्स उतने फास्ट जो है वो एस्केप नहीं कर पाते वेपर स्टेट में। सो सोल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम हमारे पास है। सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे वी विल गेट अ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन बना सोल्यूट सॉल्वेंट को मिला के, और सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और एक चीज मैंने और बोली आपको, जो हमारे पास इस टाइम सोल्यूट और सॉल्वेंट है दीज बोथ आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मैंने समझाया आपको कि जिसमें वेपर प्रेशर इनका ज्यादा हो, मतलब वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी जो है इनकी फास्ट हो, अब्रप्टली वेपर फेज में चले जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो इसका मतलब है जो कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 मतलब जो हमारे पास सोल्यूट है फॉर एग्जांपल, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, मैंने पहले ही कहा दीज आर वोलेटाइल, इसका जो वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज P1, लेट वी टेक दैट एज P1। एंड कंपोनेंट 2 इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी P2। तो हम रोल्स लॉ पे आ रहे हैं स्लोली। कंपोनेंट 1 दोनों मिक्स किए हुए हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है, दोनों लिक्विड्स मिक्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लोगे, यहाँ पे हमारे पास ये इथेनॉल होगा सोल्यूट एंड वी विल टेक बेंजीन एज सॉल्वेंट। सो बोथ दीज कंपोनेंट्स आर लिक्विड, सो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। या वाटर अल्कोहल की बात करें, इवन वी कैन टेक वाटर अल्कोहल, तो हमारे पास एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आ जाएगा। मैंने आपको कहा कंपोनेंट 1 का प्रेशर जो है दैट्स P1, कंपोनेंट 2 का है P2। एक और चीज, जो 1 है इसका मोल फ्रैक्शन बराबर है, मोल फ्रैक्शन को आप डिनोट करते हैं x से, x1, और जो 2 का मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू x2। एक साइंटिस्ट था, मतलब ऐसी सिचुएशंस में ऐसे सॉल्यूशंस के साथ डील कैसे करना है, एक साइंटिस्ट है जिस साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकोइस मार्टे रॉल्ट। 1886 में ये साइंटिस्ट आ जाता है इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, या इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। सो
ये एक लॉ सजेस्ट करता है विच वी कॉल एज रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ है क्या? ये कहता है एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में, स्टेटमेंट आ रहा है इसका, लिक्विड लिक्विड इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर, एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल P1, ये उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना प्रेशर वेरी करोगे मोल फ्रैक्शन विल वेरी, जितना इसका प्रेशर वेरी करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट विल वेरी। सो स्टेटमेंट सिंपल है, फ्रैंकाइस मार्टे-रॉल्ट का इन 1886 में इसने स्टेटमेंट एक दिया था। स्टेटमेंट दिया कि जो पार्शियल इनकेस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक चीज आपने याद रखनी है कि कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। जो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स हैं वो वोलेटाइल नेचर के। तो ये एक्सप्लेन क्या करता है, स्टेटमेंट कैसे देते हैं। सो आई विल राइट डाउन स्टेटमेंट फर्स्ट। The partial vapor pressure of a volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction. So scientist फ्रैंकोइस मार्टे-रॉल्ट 1886 में एक स्टेटमेंट प्रपोज करता है फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, और स्टेटमेंट है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा या पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ बात करें इस सिचुएशन में, हमारे पास जो partial pressure component 1 का है, that is P1, it is directly proportional to X1 according to Rolle's law. So P1 जो है it is directly proportional to X1 according to Rolle's law. अगर हम proportionality sign को खत्म करते हैं we will get P1 is equal, हम एक constant लाते हैं P1 naught into X1. P1 is partial pressure of component 1 in solution. You need to remember, P1 is partial vapor pressure or partial pressure of component 1 in the solution. And this P1 naught, ये P1 naught क्या है? P1 है vapor pressure of component 1 in solution. You need to remember, ये जो P1 है ये 1 का वेपर प्रेशर है लेकिन सॉल्यूशन में, और जो कांस्टेंट हमने लाया प्रोपोर्शनलिटी का P1 नॉट, ये वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 1 का। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब क्या है? इसमें जो वेपर प्रेशर होगा that will be totally different from P1 naught. इसका मतलब एक सोल्यूट का अगर वो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दैट इन सॉल्यूशन। अगर उसी सोल्यूट को आप दूसरी चीज के साथ मिक्स करो तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ये आ गया कंपोनेंट 1 का। लेकिन हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन जो है हमारे पास, सिमिलरली हमारे पास जो रॉल्ड्स लॉ इसके बाद बन जाएगा, इसके बाद इसकी इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास दैट इज 1 का जो कंपोनेंट 1 है इसका प्रेशर P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन को। सिमिलरली P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? X2 के ऑब्वियसली। सो सिंपल टर्म है, इसी रॉल्ड्स लॉ को हम आगे लेके चलेंगे। सो वी कैन राइट similarly P2
is directly proportional to x2. So जैसे P1 proportional था x1 के according to Rolle's law, similarly component 2 का partial pressure उसके ही mole fraction के बराबर होगा. So यहाँ भी proportionality constant एक लाते हैं, which implies P2 को ऐसे ही लिखेंगे हम is equal to proportionality को खत्म करके. यहाँ पे हम लिखते हैं P2 नॉट into x2. अब ये P2 नॉट क्या है? अब देखिए, पहले मैं इस स्टेटमेंट को पहले, ताकि हम इक्वेशन को पूरा कर सकें. अब P2 इक्वल P2 नॉट इंटू x2, ये हम देखते हैं. P2 जो है हमारे पास, P2 क्या है? P2 is vapor pressure of component 2. Vapor pressure, I am writing down here, vapor pressure of component 2. और ये P2 नॉट क्या है? This is vapor pressure of pure component. तो सॉल्यूशन में जो 2 का हम वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में 2 का जो वेपर प्रेशर लेते हैं दैट इज P2. लेकिन अगर यही सॉल्यूशन अलग से हो, सेपरेट हो, तो उस टाइम इसका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, दैट इज P2 नॉट. एक लॉ हमने पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स इन 11th क्लास. तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग डाल्टन एक लॉ प्रपोज करता है which is related to partial pressure. So law है, अगर आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, तो simply I will make you understand. अगर आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, इसमें आपने रखा है बैलून 1 2 3, 3 बैलून्स रखे हुए आपने एक बड़े से बॉक्स में. जो बैलून 1 है इसका प्रेशर है P1, बैलून 2 का प्रेशर होगा P2, सिमिलरली बैलून 3 का प्रेशर होगा P3, P का 1 का प्रेशर है P1, जो इस बैलून का प्रेशर है दैट्स ओनली P1, इसका जो है P2, इसका P3. लेकिन अगर हम इस टोटल सारे बॉक्स का देखें प्रेशर, इस बॉक्स पे इफेक्ट प्रेशर जो डालेगा वो 1 का भी होगा, वो 2 का भी होगा, वो 3 का भी होगा. दैट इज जो यहाँ पे P टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 plus P2 plus P3. अगर आपके पास चौथा भी होगा कोई, that can be written too. So ये आपने याद रखना. This law is called as Dalton's law of partial pressures. Statement है इसका. In a set of non-reacting gases, the total pressure of the solution is equal to sum of individual pressures of the components. So total pressure इस component का बराबर होगा, इस पूरे vessel का pressure बराबर होगा 1 की वजह से भी, 2 की and 3. So ये डाल्टन्स लॉ है. So we will write component 1 के लिए इक्वेशन ये है, 2 के लिए let me call this equation first, and यहाँ पे हम डालेंगे इक्वेशन सेकेंड. So according to Dalton's law, डाल्टन कहता है P टोटल किसके बराबर होगा? P total will be equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. इसके बाद हमने क्या करना है? हम पुट करेंगे ताकि हम निकाल सके इस एक्सप्रेशन को, रॉल्स लॉ के एक्सप्रेशन को. हम पुट करेंगे वैल्यूज P1 और, क्योंकि हमारे पास इस टाइम खाली P1 है एंड P2 है, खाली P1 और P2, P3 हमारे पास नहीं है बिकॉज हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन था. तो आगे देखते हैं हम. P टोटल जो है, दिस P टोटल, ये बराबर किसके होगा? आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2. P1 और P2 के वैल्यूज डाल देंगे हम. P1 किसके बराबर है? P1 नॉट x नॉट, P1 नॉट x1, P1 का वैल्यू, और प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन में, P2 किसके बराबर है? P2 नॉट x2.
तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स थे। P1 नॉट x1 बना क्योंकि हमने P1 का वैल्यू पुट किया और P2 का वैल्यू इस इक्वेशन डाल्टन्स लॉ में जो हमने पुट किया। सो P टोटल आया बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। आगे देखते हैं हम, अगर हम ऐसे लिखें P टोटल, ये जो x1 है ये आपने याद रखना है, x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, P2 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। तो x1 का वैल्यू अगर x2 का वैल्यू निकालें, हमारे पास हमेशा होता है जो x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 है, ये होता है बराबर यूनिटी के। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 जो है ये बराबर होता है यूनिटी के। सो हम यहाँ पे देखते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आपने कोई भी वैल्यू निकालना, फॉर एग्जाम्पल x1 किसके बराबर आएगा 1 माइनस x2। अगर आपने x2 का निकालना है 1 माइनस x1, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट P1 नॉट इस x1, ये x1 किसके बराबर होता है 1 माइनस x2, तो हम लिखते हैं 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2। अब हमने इस इक्वेशन में क्या किया, इस x1 को हमने माना क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इज इक्वल टू यूनिटी। x1 कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन फिर बराबर आता है 1 माइनस x2 के, तो हमने x1 के बदले लिखा 1 माइनस x2 और P2 नॉट x2 को ऐसे लिखा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज कॉमन निकल आएगी। कॉमन क्या चीज निकल आएगी, x2 यहाँ भी है, x2 यहाँ भी है। तो आप यहाँ पे ही इक्वेशन को रख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक ही इक्वेशन को, या इससे फर्दर एक और स्टेप है। अब नेट कंक्लूजन क्या है, नेट कंक्लूजन है जो टोटल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट, मतलब यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे हमें एक कंक्लूजन यहाँ से मिलेगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, that can be varied with mole fraction of any one component. So this is net conclusion of Desarolles law. जो total vapor pressure of a component in solution can be varied with mole fraction of any one component. So हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, जो टोटल वेपर प्रेशर है या तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ x के साथ हम वेरी करा सकते हैं या 2 के साथ वेरी करा सकते हैं। So this is all about Desarolles law. Hope you will understand. Stay home, stay safe.